ये कहानी है मनोहर की, जो ट्रेन में चने बेचने का काम किया करता था। वो ट्रेन में ही चने बेचकर अपनी रोजी रोटी का उपाय कर पाता था। ए चने ले लो, चने खट्टे मीठे चने। चने खाइए और सेहत को तंदुरुस्त बनाइए भैया। चने ले लो चने। ओ मैम जी, चने लेंगी क्या? कितने के दिए ये चने? बस 10 रुपए की है। ठीक है, 1 प्लेट दे दो। इसके बाद मनोहर उस औरत को चने देकर आगे की ओर चला जाता है। ऐसे ही मनोहर का घर चलता था, लेकिन उसका घर तो सेठ के पास गिरवी था। एक दिन मनोहर लास्ट ट्रेन में चने बेचकर अपने घर गया, तो वहां देखा कि उसका सेठ और उसकी माँ पहले से ही उसका घर पर इंतजार कर रहे थे। आइए आइए मनोहर जी, हम तो आपका ही इंतजार कर रहे थे। ए सेठ जी, क्या बात हो गई है? इतनी रात को आप मेरे घर पर? आपका घर? अरे हम तो भूल ही गए थे कि आपका घर है। लेकिन आपको बता दें, ये आपका घर नहीं है, बल्कि अब हमारा घर हो गया है, क्योंकि कुछ ही दिनों में ये तो मेरा होने वाला है। अरे तूने मुझे आज तक बहुत इंतजार करवाया। बहुत बड़ा आदमी बन गया है ना तू, हैं? माफ कर दीजिए सेठ जी, मुझसे गलती हो गई। ठीक है, तुझे याद है ना कि आज तेरा पैसा लौटाने का आखिरी दिन था, हैं? मेरे पैसे कहाँ हैं? जल्दी निकाल। पैसों का इंतजाम तो नहीं हो पाया सेठ जी। जब पैसे का इंतजाम नहीं हो पाया है तो चल निकल मेरे घर से, हैं? चल जल्दी खाली कर। सेठ के इतना बोलने पर मनोहर की माँ आरती बीच में बोल पड़ती है। सेठ जी, हम पर रहम कीजिए। हम आपका पैसा धीरे धीरे करके सब चुकता कर देंगे। वैसे भी मेरे बेटे मनोहर की 2 दिन बाद शादी है। आप हमें बस 2 दिनों का और समय दे दीजिए। शादी के होते ही हम आपका पैसा लौटा देंगे, क्योंकि मनोहर की शादी में कुछ ना कुछ दहेज तो मिल ही जाएगा। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है, देख मनोहर, मैं तेरी माँ के कहने पर तुझे बस 2 दिनों का ही समय दे सकता हूँ। 2 दिन बाद अगर मेरे पैसे मुझे नहीं मिले तो मैं तुम सबको यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। ठीक है सेठ जी। इस तरह धमकी देकर सेठ वहां से चला जाता है, जिसके बाद मनोहर अपनी माँ के साथ घर के अंदर जाता है। मनोहर का चेहरा उदासी से भरा पड़ा था, जिस पर उसकी माँ आरती उससे कहती है, मनोहर बेटा, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। माँ आप ऐसा क्यों बोल रही है? ये सब बस हमारे कर्मों का ही फल है। दरअसल एक समय में मनोहर की माँ आरती की तबीयत काफी ज्यादा खराब थी। उसके इलाज में पैसा पानी की तरह बह रहा था, जिस कारण से मनोहर को अपनी पुश्तैनी घर सेठ के पास गिरवी रखनी पड़ती है, और पैसे ना दे पाने के कारण आज उसे अपना ही घर छोड़ने की नौबत आ जाती है। बेटा तू चिंता मत कर, 2 दिन बाद तेरी शादी है। उसमें हमें कुछ ना कुछ दहेज तो मिल ही जाएगा। उसी को देकर हम सेठ से थोड़ा और मोहलत ले लेंगे। माँ ये जरूरी नहीं है ना कि जो हमने सोचा था ठीक वैसा ही हो सब कुछ। शुभ शुभ बोल बेटा, शुभ शुभ बोल। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारे सर के ऊपर से ये छत भी चली जाएगी। मनोहर ने जैसा सोचा था कुछ वैसा नहीं हो रहा था, बल्कि नियति को कुछ और ही मंजूर था। मनोहर की शादी मीरा नाम की एक गरीब लड़की से हो जाती है। मीरा के परिवार वाले बहुत ही गरीब होते हैं, जिस कारण से वो दहेज में कुछ भी नहीं दे पाते हैं। वो अपनी बेटी को बस 2 कपड़ों में विदा कर देते हैं, जिस कारण से मनोहर और आरती की समस्या और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अब आरती अपने बेटे की शादी करके अपने घर तो उसे ले आती है, लेकिन आगे और क्या होने वाला था ये तो बस आरती और मनोहर ही जानते थे। क्या हुआ माँ जी? मनोहर जी, आप इतना परेशान क्यों हैं? अरे परेशान ना हो तो और क्या हो। शादी करके तो इस घर में आ गई तू, लेकिन ये नहीं कि दहेज में तेरे माता पिता तुझे कुछ देकर भेजे। तू तो खाली हाथ ही इस घर में आ गई। वो माँ जी, आपको तो पता ही है कि मेरे माँ पिताजी बहुत ही ज्यादा गरीब हैं। उन्होंने तो खुद मेरा ब्याह जैसे तैसे एक एक पाई जोड़कर किया है। वो भला दहेज क्या ही देते। मीरा के इतना बोलने पर मनोहर कहता है, माँ इसमें बेचारी मीरा का क्या कसूर है? अब हमारी करनी की वजह से इस पर क्यों बरस रही हो? मनोहर ने अभी इतना कहा ही था कि उसके घर पर सेठ आ धमकता है। अरे ओ मनोहर, कहाँ है? ला मेरे पैसे लेकर आजा। बहुत ही इंतजार करवा दिया तूने। सेठ जी वो बात कुछ ऐसी है कि पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया है। आप हमें बस कुछ दिनों की और मोहलत दे दीजिए, आपका पाई पाई चुका दूंगा। बस बहुत हुआ तुम लोगों का ये ड्रामा। शादी करने के लिए तो तुम लोगों के पास पैसे हैं, लेकिन मेरे पैसे देने के लिए तुम्हारे पास कोई पैसे नहीं है, हैं? अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। ऐसा कहकर सेठ उन्हें अपने घर से निकाल देता है। मीरा ने तो पहले ही अपने मायके की गरीबी देखी थी,
उसने ये कभी नहीं सोचा था कि उसे ससुराल में भी इसी तरह की गरीबी देखनी पड़ेगी। जहाँ लड़की अपनी शादी के बाद अपनी पहली रात को यादगार बनाती है, वहीं मीरा की रात इस तरह से सड़कों पर बीत रही थी। तभी मीरा अपने पति मनोहर से बोलती है, अब हम कहाँ जाएंगे जी? इतनी रात को हमें कहाँ रैन बसेरा का स्थान मिलेगा? मीरा, भगवान अगर एक रास्ता बंद करता है तो गरीबों के लिए कई रास्ते खोलता भी है। थोड़ा आगे चलते हैं, कुछ न कुछ बंदोबस्त तो जरूर हो जाएगा। भगवान पर भरोसा रखो। हाँ मेरा बहू, मनोहर सही कह रहा है, हमें अभी हार नहीं माननी चाहिए। मीरा की सास आरती अभी इतना कहती ही है कि उन सभी को किसी ट्रेन के जाने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर मनोहर उनसे कहता है, माँ, मीरा, हो गया हमारे रहने का बंदोबस्त। ऐसा कहकर मनोहर उन दोनों को अपने रेलवे स्टेशन के पास में खड़ी हुई पुरानी एक ट्रेन के पास ले जाता है और कहता है, आज रात हम इसी ट्रेन के डब्बे में रहेंगे। आज से हमारा यही ठिकाना है। मगर यहाँ कोई आ गया तो हमें भगाने? हाँ मीरा, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन आज रात तो हमें यहीं रहना पड़ेगा, बाकी कल का कल देखेंगे। मनोहर के इस तरह से कहने पर पूरा परिवार उस ट्रेन के डब्बे में रहता है। इस मुश्किल परिस्थिति में मीरा और मनोहर अपनी ये रात बिना सुहागरात मनाए ही बिताते हैं। ऐसे ही रात से सुबह हो जाती है, जहां मनोहर सुबह सुबह ही ट्रेन के अंदर अपने चने को बेचने के लिए निकल जाता है, ताकि वो 2-4 पैसे कमा सके। वहीं मीरा और आरती उस ट्रेन के घर में होती है। माँ जी, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। अगर हम ऐसे ही इस ट्रेन के डब्बे में रहें तो कोई ना कोई आकर हमें यहाँ से भगा देगा। तो तू ही बता मेरा बहू, हम आखिर अब क्या करें? मीरा आरती की ये बात सुनते हुए ट्रेन की खिड़की से बाहर देख रही होती है, जहां एक खरगोश कूदता हुआ अपने बिल में चला जाता है। आइडिया, क्यों ना माँ जी हम इस ट्रेन के नीचे जमीन के अंदर अपना घर बनाए। इससे हमारे यहाँ होने का किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। क्या बहू, भला ऐसा भी हो सकता है? हाँ माँ जी, जैसे खरगोश, चूहे, चींटियां अपना घर जमीन के अंदर बनाती है, ठीक वैसे ही हम भी बनाएंगे। बस हमें एक कुल्हाड़ी, लकड़ियां इत्यादि की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है बहू, अगर ऐसा हो सकता है तो हम ऐसा जरूर करेंगे। इसके बाद आरती जंगल से कुछ लकड़ियां लेने के लिए जाती है। वहीं आरती फावड़े के द्वारा जमीन को खोदने का काम शुरू कर देती है। कुछ देर बाद आरती लकड़ियां लेकर आ जाती है और मीरा की मदद करवाती है। कुछ समय परिश्रम के बाद आरती और मीरा मिलकर ट्रेन के नीचे अपना एक घर बनाकर तैयार कर देते हैं। वाह बहू, तूने ये काम कर दिखाया। सच में तू तो मेरी जुगाड़ू बहू निकली। माँ जी, ये मुमकिन हो पाया क्योंकि आप मेरे साथ थी। ऐसे ही जब शाम को मनोहर घर आता है तो वो भी ये देखकर चौंक जाता है और वो मीरा की बहुत तारीफ करता है। इसके बाद सभी खाना पीना खाकर अपने सोने की तैयारी में लग जाते हैं। जहाँ मनोहर की माँ ट्रेन के अंदर ही सोती है, तो वहीं बेटे और बहू ट्रेन के नीचे बने हुए जमीन के अंदर वाले घर में सो जाते हैं। तो आज वो दोनों एक साथ एकांत में समय बिताते हैं। तो इस तरह से आज ही उनकी पहली रात यानी सुहाग रात थी। मीरा, मैं सच में बहुत खुश नसीब हूँ कि मैंने तुम्हें पाया है। मेरी शादी तुमसे हुई है। मनोहर जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बल्कि खुशनसीब तो मैं हूँ कि मेरी शादी आपसे हुई। जब माँ जी ने मुझे दहेज को लेकर सुनाया तो आपने अपना पति धर्म निभाते हुए मेरे आगे आ खड़े हुए। मैं उसी समय आपके अच्छे स्वभाव से वाकिफ हो गई थी। अरे बस इतनी सी बात से तुम खुश हो गई? जी, आपने जो मेरे लिए किया वो सच में छोटी बात नहीं थी। ठीक है, अब अगर ये बातें खत्म हो गई हो तो हम थोड़ा प्यार कर ले। जी बिल्कुल। इसके बाद मीरा और मनोहर एक दूसरे के साथ मिलकर प्यार के समुद्र में गोते लगाते हैं और इस तरह से वो ट्रेन के नीचे बने घर के अंदर अपनी सुहाग रात मनाते हैं। साथ ही इसी तरह मनोहर रेलवे स्टेशन और ट्रेनों के अंदर चने बेचकर अपने और अपने परिवार की जीविका चलाता है। वहीं सास और बहू मिलकर ट्रेन के नीचे बनाए हुए घर में एक साथ खुशी खुशी रहते हैं।